आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 61वां भाग, हे है कार्तवीर सहस्त्रार्जुन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नहुष पौत्र और ययाति पुत्र यदु के दूसरे पुत्र सहस्त्रजित की शाखा में 25वीं पीढ़ी में हेहय नाम का राजा हुआ। इसके वंश में 33वां राजा कृतवीर्य और 34वां राजा अर्जुन था, जिसे उसके बल प्रताप के कारण सहस्त्रार्जुन के नाम से पुकारा गया। हेहयों का ये वंश बड़ा विक्रमशाली हुआ। वैवस्वत मनु के पुत्र शर्याति ने खंभात की खाड़ी में एक अनर्त राज्य स्थापित किया था। शर्याति बड़े सम्राट थे। इनका इंद्राभिषेक हुआ था। पाठक ये भी जानते हैं कि इनकी पुत्री सुकन्या का विवाह भृगुपुत्र एवं शुक्र के सौतेले भाई च्यवन से हुआ था। यद्यपि च्यवन दैत्य याजकों के वंश में थे, परंतु मानवों की कन्या से विवाह करके आर्य ऋषि हो गए थे, किंतु रहते थे ससुराल में राजसी ठाट बाट से। वे योद्धा भी बड़े बांके थे। एक बार तो उन्होंने देवराट इंद्र से विकट युद्ध किया था। वो काल ही ऐसा था जब प्रत्येक को शस्त्र ग्रहण करना पड़ता था। ऋषि लोग भी तब सीधे साधे तो नहीं होते थे। वे युद्ध में राजाओं के साथ साथ भाग लेते थे। कालांतर में पुण्यजन असुरों ने शारियातों से अनार्त का राज्य छीन लिया और उनसे हेहयों ने वो राज्य छीन लिया। अनर्त राज्य के स्वामी होकर हेहयों ने च्यवन के वंशज भार्गवों को अपना कुलगुरु मान लिया। च्यवन के वंशधरों में दधीचि, उर्व, ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम उत्पन्न हुए। अतः हेहय वंश का भार्गवों के इस वंश से न केवल घनिष्ठ संबंध ही रहा, अपितु वे हेहयों के ही राज्य में बसे रहे। परंतु राजपुरोहित और राज संबंधी होने के कारण भार्गव खूब संपन्न जागीरदार की भांति रहते थे। हेहयों ने भी उन्हें खूब धन दिया था। पीछे हेहयों ने उनसे प्रजा की भांति कर ग्रहण करना चाहा। इस पर भार्गवों ने आपत्ति की। राज्य के दायाद और गुरु होने के नाते वे इस कर से अपने को बरी करना चाहते थे, परंतु इस पर झगड़ा बढ़कर भारी विद्रोह का रूप धारण कर गया। अंत में भार्गवों को महिष्मति का राज्य छोड़कर सरस्वती तीर पर बस जाना पड़ा, जहां उनका संबंध कानकुब्जपति गाधी से हो गया और वे इससे फिर प्रतिष्ठित और संपन्न हो गए। और वह पुत्र ऋचिक का पुत्र जमदग्नि और गाधी पुत्र विश्वामित्र मामा भांजे सरस्वती तट पर ऋचिक ऋषि के आश्रम में वेद पढ़ने लगे और शीघ्र ही दोनों विख्यात वेद ऋषि हो गए। ये बात पाठक जानते ही हैं। इस समय हेहयों का प्रताप मथुरा से नर्मदा तट तक के प्रदेशों में फैल गया था और उधर काशी से खंभात की खाड़ी तक उनका विस्तार था। अब कोई भी आर्य राजा अकेला हेहयों को पदाक्रांत न कर सकता था। कार्तवीर्य अर्जुन समूचे मध्य भारत का स्वामी था। उसकी विपुल पोतवाहिनी और अजेय दल थे। जमदग्नि का विवाह इक्ष्वाकु वंश की राजकुमारी रेणु के साथ हुआ था और रेणु की सगी बहन सहस्त्रार्जुन को ब्याही थी। इस प्रकार जमदग्नि और सहस्त्रार्जुन रिश्ते में साढ़ू थे। परंतु जमदग्नि हेहयों का पिछला वैर नहीं भूले। ऋचिक ने बाल्यकाल ही से उनमें हेहय विरोधी भावना भर दी थी। वे हेहयों को अपना चिरशत्रु समझते थे। ऋचिक अप्रतिहत धनुर्धर थे। विश्वामित्र ने उन्हीं से धनुर्विद्या सीखी थी। प्रागैतिहासिक काल में नर्मदा निस्सीम नदी थी। उसी के उत्तरी तट पर अर्जुन की नई राजधानी माहिष्मति थी। इस नगरी को माहिष्मत ने कर्कोटक नाग से छीनकर संपन्न बनाया था। बाद में उसने शकों, यवनों, कंबोजों, पारदों और पल्लवों की सहायता से
नर्मदा से मथुरा तक का समूचा प्रदेश जीत लिया था। नगरी के पास नर्मदा का विस्तार समुद्र के समान था। उसमें सदैव हुई सुमेरु, पाताल, क्षीरसागर, त्रिपुरी और सप्त महासागरों के द्वीप समूहों के यान लंगर डाले पड़े रहते थे। सहस्त्रार्जुन का नौबल अजेय था। वो लहरों का स्वामी प्रसिद्ध था। उन दिनों माहिष्मती समूचे आर्यावर्त, भरतखंड, इलावर्त और दैत्य राज्यों के व्यापारियों से परिपूर्ण रहती थी। पण्यों में आर्य, अनार्य, असुर, व्रात, नाग आदि सभी जातियों के वणिक क्रय विक्रय करते रहते थे। मथुरा से नर्मदा तट तक समूची पृथ्वी का स्वामी उस समय सहस्त्रार्जुन हेहय था। हेहयों का जैसा राज्य प्रताप था, वैसा ही भृगुओं का धर्म प्रताप था। अनूप देश इन दोनों प्रतापी प्रतिद्वंद्वियों का क्षेत्र था। यहाँ भृगुवंशी अधिक रहते थे। अनूप देश की सीमा पूर्व में चरमणवती, पश्चिम में समुद्र, दक्षिण में नर्मदा और उत्तर में आनर्त तक थी। भृगुवंशी यहाँ के हेहयों से भी पुराने निवासी थे। उनकी बहुत जमीन, जायदाद, जागीर और धन संपत्ति यहाँ थी। इसी से जब भृगुओं से सहस्त्रार्जुन का विग्रह हुआ तो वो बहुत उग्र रूप धारण कर गया। सहस्त्रार्जुन गर्वीली प्रकृति का था। वो भृगुओं का 2 पीढ़ी पुराना वैर भूला नहीं, जमदग्नि के साथ रिश्ते के सूत्र में बंधकर भी नहीं। परंतु भृगुवंशी अब उससे दूर सरस्वती तट पर रहते थे। ये विग्रह नाम ही को रह गया था कि एक घटना आ घटी। जमदग्नि ने अपनी स्त्री रेणु को चित्ररथ गंधर्व के साथ व्यभिचार रत पा उसका सिर अपने छोटे पुत्र परशुराम के हाथों कटवा लिया। इस पर क्रुद्ध होकर उसके साड़ू सहस्त्रार्जुन ने अपनी स्त्री के अनुरोध से जमदग्नि के आश्रम को लूट कर उसे जला डाला। मथुरा तक हेहयों की राज्य सीमा थी। मथुरा से आर्यावर्त निकट ही था। मथुरा आर्यावर्त और भारतवर्ष की सीमा पर था। सहस्त्रार्जुन की इस कार्रवाई से आर्यावर्त में बहुत उत्तेजना फैल गई और जमदग्नि पुत्र परशुराम सहस्त्रार्जुन से पिता के आश्रम जलाने का बदला लेने की सोचने लगे। पाठक जानते ही हैं कि किस प्रकार हेहयों से जामदग्नि राम ने बदला ले उनके रक्त से समंतक तीर्थ में 5 रक्त कुंड भरे थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 61वां भाग, हेहय कार्तवीर सहस्त्रार्जुन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।